नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। आज का स्मार्ट युवा यानी जेनजी अपने निवेश को लेकर भी ये काफी स्मार्ट है क्या? आंकड़े ये बताते हैं कि जेनजी पीढ़ी जो है वो निवेश को लेकर ज्यादा जागरूक है, लेकिन सवाल ये है कि वो किस तरीके का निवेश पसंद करते हैं, उनके निवेश की आदतें क्या क्या हैं और 20 की उम्र में निवेश की सही शुरुआत क्या वो कर पा रहे हैं। आज के हमारे शो में हम बताएंगे जेनजी के लिए निवेश की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कम उम्र में ही वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल फ्रीडम, यहां तक कि अर्ली रिटायरमेंट तक का प्लान वो कैसे बना सकते हैं अभी से। आज के हमारे शो में हम करेंगे इसी पर बातचीत। हमारे शो में इस वक्त हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी हमारे साथ है। सबसे पहले हेमंत सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये जेन जी है, जो काफी स्मार्ट जनरेशन है और ये हम सब मानते हैं, वो तो अपने आप को ओवर स्मार्ट मानते हैं लेकिन उनकी जो निवेश की आदतें हैं, जो उनकी हैबिट्स हैं, वो आप किस तरीके से देखते हैं फिलहाल इन्वेस्टमेंट में? जी स्मिता, बिल्कुल आई थिंक वो स्मार्ट है और हम जैसा आपने बिल्कुल कहा हम मानते हैं और वो है भी वो स्मार्ट। हाँ, अब वो दिखा रहे हैं अपने उनके जो जो बिहेवियर है उसमें। ऑब्वियसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो काफी चेंज हुआ है। देखिए, जहां तक हम बात करें आइडियली क्या होना चाहिए, उनका जो बिहेवियर है, जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में क्या होना चाहिए, उसमें वेल्थ क्रिएशन भी आनी चाहिए, उसके अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम भी आना चाहिए, उसके अंदर आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स हैं जैसे रिटायरमेंट, जिसमें जितना लंबा समय आप अपने आप को दें उतना बेहतर है, वो भी आने चाहिए। बट दूसरा उसका पहलू ये है कि आपकी खुद एज एन इंडिविजुअल आपकी प्रायोरिटीज क्या है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या दिख रहा है, तो जैसा मैंने कहा कि डेफिनेटली बदलाव दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि अगर हम जेनजी की बात करें तो ये जो शिफ्ट हमने देखा है ट्रेडिशनल ऑप्शन से जो हम मार्केट लिंक प्रोडक्ट में आए, जो हमारी एसआईपी बुक बन रही है, कहीं ना कहीं उसमें उनका एक काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। क्योंकि क्या होता है, देखिए सोशल मीडिया पे वो बात करते हैं, जनरली वो काफी उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो और लोगों को पता चलता है और वो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड जैसा बन जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टेज है उनकी, ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए या इवन फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे दोनों के दोनों प्रोसेस में एक डिसिप्लिन हो। और मुझे लगता है ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसमें जेनजीज जो है वो अपने इन दोनों प्रोसेस में डिसिप्लिन लाने की कोशिश करें, क्योंकि क्योंकि हम मानेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट तभी कर सकते हैं जब हम सेविंग करेंगे, और सेविंग करने के लिए एक डिसिप्लिन की जरूरत है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट सक्सेस करने के लिए भी एक डिसिप्लिन की जरूरत है। दूसरी बात, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी स्टेज है जहां पे वो अपनी फाउंडेशन बना सकते हैं कि भाई आगे जाके हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर क्या होगा। दूसरी बात, ये एक ऐसी स्टेज भी हम जानते हैं कि अगर हम मार्केट लिंक प्रोडक्ट की बात करें तो हम उसमें कुछ गलतियां भी करते हैं। ये एक ऐसी स्टेज है जहां पे आप गलतियां अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि आपके पास लंबा समय है। तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने एसआईपी शुरू की है, तो कहीं ना कहीं उनका जो डर है या जो किसी भी इक्विटी फंड इन्वेस्टर का जो डर रहता था, वो डर धीरे धीरे निकल रहा है। इस समय पे आप जो गलतियां करते हो उसका नुकसान तो होता है, बट वो नुकसान इतना बड़ा नहीं होता क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है खुद से बहुत बड़ी नहीं होती। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एक सक्सेसफुल तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहते हो, तो एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि आप बजटिंग के ऊपर ध्यान दें। ये एक एस्पेक्ट है, मुझे लगता है अभी भी इस जनरेशन को थोड़ा उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा डाल रहे हो तो वो पॉसिबल है आपके लिए, लेकिन ये जो डिसिप्लिन है आगे जाके कितना पैसा आपको बढ़ाना है, कितना पैसे की आपको जरूरत है, तो ये जो आई थिंक एक प्रोसेस है बजटिंग का, वो थोड़ा काम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है अदरवाइज आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, यहाँ पे आपकी फाउंडेशन बनती है। और मैं देख रहा हूँ कि ये जनरेशन जो है इसके ऊपर बहुत ही सिंसियरिटी से काम कर रही है। जनरेशन है और इसका फायदा उनको ये होता है कि वो हर एक चीज से अपडेट भी रहते हैं और खास करके इन्वेस्टमेंट को लेकर जितने भी ऐप हो सकते हैं या जितनी भी चीजें हो सकती है उसको एक्सप्लोर करने में भी पीछे नहीं रहते। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि हम उनको ये बता रहे हैं कि उनकी सही प्लानिंग या सही स्ट्रैटेजी क्या क्या होनी चाहिए, तो पराशर जी, 20 की उम्र में निवेश के लिए सबसे जरूरी बातें क्या क्या होती हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ये जनरेशन, जैसे आपने बोला स्मार्ट तो है बिल्कुल, और सारे क्योंकि डिजिटली सब चीज़ें अवेलेबल हैं, इकोसिस्टम है, और ये फिनटेक प्लेयर्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, सब कुछ मोबाइल फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी में बिलीव करते हैं, और सोशल मीडिया से भी अत्यधिक प्रभावित हैं। फिनफ्लुएंसर्स हैं या जितने भी और तरीके के सोशल मीडिया टूल्स हैं, वहाँ पे इनको काफ़ी ओवर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो इन्फॉर्म्ड तो हैं।
बट अब 20 वर्ष की उम्र में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी हैं, क्योंकि इनको फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी चाहिए। वेल्थ क्रिएशन के थ्रू ये चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, और इसके लिए कभी कभी ये ऐसे कदम भी उठाते हैं जिससे कि वो जल्दी करने की जो स्पीड है, कि स्पीड से अपने गोल्स को अचीव करना है, उसके चक्कर में कभी कभी गलत फैसले भी लेते हैं। तो आप इसी जनरेशन को देखेंगे कि बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा लोन्स लेते हैं। मतलब 70% जेनजी के लोग जो है, जनरेशन है, वो लोन्स पे डिपेंडेंट है और अपनी सैलरी को मैनेज नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो सोशल मीडिया से एस्पिरेशंस हैं, और ये जो जनरेशन है ये एक्सपीरियंस करना चाहती है, ट्रैवल करना चाहती है, फाइन डाइनिंग करना चाहती है, बेस्ट गैजेट्स लेना चाहती है, यू ओनली लिव वंस काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी में बिलीव करती है। तो म्यूचुअल फंड्स में सिप भी करते हैं, स्मार्ट है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, डाइवर्सिफाइड फंड्स में करते हैं, थीमेटिक फंड्स में भी करते हैं, क्योंकि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, जल्दी पैसा बनाना है। लेकिन उसी जल्दी में कभी कभी ये गलती कर जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी या फिर मैं कहूँगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस जैसे स्ट्रैटेजीज में चले जाते हैं, जहाँ पे बहुत हद तक इनको नुकसान भी होता है। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे सुन रहे हो और टिप्स पे बिलीव कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो गलती कर जाते हैं। तो मेरा सबसे पहला इंपॉर्टेंट सुझाव ये रहेगा कि आप एक कोर पोर्टफोलियो बनाएं जो म्यूचुअल फंड्स में हो। कोशिश रहे कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स या जिस और मल्टी एसेट टाइप ऑफ फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं, ताकि एक कोर पोर्टफोलियो सेफ रहे। और जो बाकी पैसा बचता है थोड़ा सा, जहाँ पे आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ले सकते हैं, वहाँ पे क्रिप्टो या और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में निवेश करें। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप 6 महीने का इमरजेंसी फंड भी रखें, क्योंकि कभी जब आप हाई रिस्क पे रहते हैं तो आपको लोन ना लेना पड़े, आपकी सारा फाइनेंशियल प्लान ना गिर जाए। और उसी के साथ साथ जरूरी है, जब आप निवेश शुरू करते हैं तो आप अपने पेरेंट्स के मेडिक्लेम पर डिपेंड ना रहें, अपना टर्म प्लान और अपना मेडिक्लेम भी लेके लगे, उसके बाद निवेश की दुनिया में जाएं। और कोशिश करें कोई ऐसा डिसीजन ना ले कि जल्दी टू गुड टू बिलीव जैसी इन्वेस्टमेंट्स में निवेश करें जहां पे आपको नुकसान उठाना पड़े। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, इक्विटी में, थोड़ा बहुत गोल्ड में, और अगर ऑफिस की तरफ से ईपीएफ है तो वहां पे डेट का भी आपको एलोकेशन मिल जाता है। तो इस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें। शुरुआती दौर पे फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इंश्योरेंस जरूर लें, इमरजेंसी फंड्स अवश्य रखें, और जो बहुत हाई रिस्क ऑप्शंस हैं वो तभी इन्वेस्ट करें जिसमें आपको, जब आपकी कैपेबिलिटी इतनी हो जाए और आपको नॉलेज हो, रिसर्च हो, सिर्फ सोशल मीडिया के बेस पे आप ऐसे प्रोडक्ट्स में निवेश ना करें। लेकिन ये होता है, मतलब भले आप उनको कितना भी कह ले कि ट्रेंड के पीछे ना भागे, लेकिन ट्रेंड के पीछे तो वो भागते हैं। और हेमंत सर, एक चीज जो इस जनरेशन में है वो ये है कि इनको सब कुछ बहुत जल्दी करना है, इनको सब कुछ बहुत जल्दी पाना है। और यही वजह है कि हम आप भी फायर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जहां ये जल्दी रिटायर भी होना चाहते हैं और उसके बाद एक अलग जिंदगी अपनी जीना चाहते हैं। लेकिन इस क्विक रिटर्न के चक्कर में कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं सर? देखिए स्मिता, बिल्कुल जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, ये बात सही है कि अगर आप जेनजी की बात करें तो एक ऐसा सेक्शन डेफिनेटली है जिनको बहुत जल्दी में सब कुछ अचीव करना है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये इंपॉर्टेंट स्टेज इसलिए है क्योंकि अगर आप इसमें गलती भी करते हो तो उससे आपको सीखने को मिलता है, और उस समय पे आपके पास उतनी आपकी रकम इन्वेस्टमेंट नहीं होती है कि कहीं उसके आपके जो फाइनेंशियल फ्यूचर के ऊपर कोई इंपैक्ट है। यस, इमीडिएटली आपको डेफिनेटली एक झटका लगेगा, आपको लगेगा कि ऑब्वियसली ये मेरा पैसा या नुकसान हुआ है, जो भी हुआ। लेकिन ये जो लेसन्स आप सीखेंगे इस स्टेज पे, वो आपको बताएगा कि इन्वेस्टमेंट जो है एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है, इसमें पेशेंस की जरूरत है, इसमें परसिवरेंस की जरूरत है। जब आप जल्दबाजी में कुछ करना चाहते हो, आप कभी कभी आपके पास काम करेगा पर ज्यादातर वो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो ये जो लेसन है ये आप अपने साथ लेके चलेंगे। किसी भी इक्विटी इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो उनको सबसे बड़ा डर वही होता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी। ये आपको सीखने को मिलती है। ये आपको सीखने को मिलता है कि आपको किस तरीके से एक रोड मैप बना के अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ना कि कोई हैपहैजर्ड डिसीजन या किसी के सुनने से या फिर जो फ्लेवर ऑफ द मंथ है उन फंड में इन्वेस्ट करने से आपको पैसा बनने वाला है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये कुछ लेसन वैसे भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात जरूरी है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको नुकसान करके ही सीखना है। तो मेरा ये मानना है कि जेन को एक चीज पे फोकस करना होगा कि पहली बात ऑब्वियसली इक्विटी जैसी एसेट क्लास में आपको रहना है। दूसरी बात, जब आप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करते हो तो खुद से ज्यादा बहुत कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं आपको उस एसेट क्लास को समझना है, उसके जो न्यूएंसेस हैं उसको समझना है,
उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो जल्दबाजी ऑब्वियसली गलती रहती है, बट मुझे लगता है कि ये एक ऐसी स्टेज है जहां पे आप सीखते हैं कि इसमें जल्दबाजी करने से कोई गारंटी नहीं है, या जो बहुत ज्यादा रिस्क लेने से कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। और क्योंकि बहुत बड़ी रकम इस समय पे आप नहीं लगा रहे हो, तो वो जो लेसन है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में आपको उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है इनफैक्ट थोड़ा फायदा ही होता है। बट इंपॉर्टेंट है, हम देख रहे हैं कि एक सेक्शन ऐसा है जो बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता है, बट डेफिनेटली जिस तरीके से हम अपने क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, जो बहुत सारे यंगस्टर से हम जब बात करते हैं, तो एक डेफिनेटली वहां पे थोड़ा ठहराव आ रहा है सोच में। वो समझ रहे हैं कि भाई इक्विटी एग्रेसिव एसेट क्लास है, उसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना बना, ये एक प्रोसेस है, ये टाइम लगेगा। जिस तरीके से हमने हमारे देश में देखा है किस तरीके से जो एसआईपी का जो ट्रेंड बना है, ये ट्रेंड भी बनने में थोड़ा समय लगेगा, बट आई थिंक हम लोग सही डायरेक्शन में हैं। बट ऑब्वियसली यस, इंपॉर्टेंट है जेनजी के लिए समझने के लिए कि जल्दबाजी में या बहुत ज्यादा एग्रेसिव करने से कोई गारंटी नहीं है कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपको समझना है, रोड मैप बनाना है और उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को करना है। बिल्कुल, और यही समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है निवेश में उनके लिए। और एक चीज पराशर जी आपसे जो मैं समझना चाहूंगी, मतलब जेनजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि एक जो इनके पास सबसे अच्छी चीज होती है कि इनके पास टाइम बहुत होता है। तो अगर मैं 20 से 30 साल के बीच वाले लोगों के लिए बात करूं, तो अगर ये थोड़ा भी सीरियस हो जाएं, जो वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, या वो एफएनओ में पैसा डाल रहे हैं, या फिर वो क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, या वो एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन सारे में किसी भी निवेश में अगर वो थोड़े सीरियस हो जाएं, तो क्या अभी से उनके पास मौका है किसी भी इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा वेल्थ क्रिएशन करने का? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी चीज जो इनके पास है, जो हमारे पास भी नहीं है स्मिता जी, वो है टाइम। जिसके पास टाइम, और हम अक्सर कहते हैं मार्केट में टाइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना टाइम आप मार्केट में रहते हैं, बाजार में रहते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी से पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है, वहीं से वेल्थ क्रिएशन होता है। जैसे हेमंत जी बोल रहे थे कि पेशेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर अगर कोई 5,000 रुपए की एसआईपी भी करता है, क्योंकि आप 20 साल की एज है, 30 साल तक आप निवेश करते हैं सिर्फ 5,000 की एसआईपी, तो आप 12% के हिसाब से भी 1,76,00,000 रुपए बना सकते हैं। और वहीं पे आपकी सैलरी ग्रो करेगी, इनकम ग्रो करेगी। 10% भी अगर आप स्टेप अप करते हैं, जो हम अक्सर बोलते आते हैं कि 5,000 की एसआईपी जो आप एक रेस्टोरेंट में जाएं तो आपका खर्चा हो जाता है, सिर्फ इसी को अगर आप अलग कर दें और 10% का स्टेप अप करते रहें अपने इनकम के साथ, तो करीब करीब 4,41,00,000 रुपए बन जाते हैं। तो जितनी आप एसआईपी बढ़ा सकते हैं, जितना स्टेप अप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके फेवर में, और आप ऐसे कंट्री में, ऐसी अपॉर्चुनिटी में पैदा हुए हैं कि इंडिया एक कस्प में है, जो ग्रोथ पे है, जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आज की तारीख में। बहुत सारे देशों में शायद ये मौका ना हो, या अपॉर्चुनिटी ना हो। तो अगर आप यहाँ पे ग्रोथ का एडवांटेज लेते हैं और थोड़ी पेशेंस रखते हैं और सीरियसली रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया के प्रभाव से नहीं, उन इन्फ्लुएंसर्स को सुन के नहीं, जिनकी लाइफ डिपेंडेंट है, कितने लाइक्स मिले और कितने फॉलोअर्स हैं, तो उस चक्कर में ना पड़कर अगर आप थोड़ी रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा एसेट जो आपके पास आज है वो है टाइम, और वही वेल्थ क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। जी हाँ, तो बिल्कुल आपको इसी बात का अब रखना है ख्याल, और आगे जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होगी उसको, जैसा कि दोनों ही आप लोगों ने समझाया, वैसा रखने की शायद जेंजी आगे कोशिश करेंगे। चलिए, इसी के साथ शो में आज हम कुछ कॉलर्स के जो सवाल हमें मेल के जरिए आते हैं या फिर कॉल के जरिए आते हैं, उनको भी शामिल कर रहे हैं। तो हमारे पास एक सवाल अजीत जी का आया है, फिलहाल वो हमारे साथ फोन पर भी हैं। अजीत जी, आपने अपना जो पोर्टफोलियो है वो हमें भेजा है, जिसमें आप 4 फंड में निवेश कर रहे हैं और 1 करोड़ का आपका टारगेट है कॉर्पस का। इसके अलावा और कोई सवाल आपके? मैडम, मेरे 4 फंड हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें कोई चेंजेस करने का जरूरत है या कोई ओवरलैपिंग वगैरह ज्यादा तो नहीं है मैडम? ओके, बता दीजिए पराशर जी, मैं चाहूंगी आप बता दीजिए इन्हें कि क्या करना चाहिए इनको। देखिए स्मिता जी, कभी कभी ऐसे पोर्टफोलियो आते हैं जहाँ पे ज्यादा बदलाव की आपके पास गुंजाइश नहीं होती है, इतने अच्छे पोर्टफोलियो होते हैं। तो अजीत जी को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है उन्होंने। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, HDFC निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और सारे ही फंड्स जो हैं टॉप क्वार्टाइल फंड्स हैं। तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो अजीत जी, आप इस पे बने रहें, निवेशित रहें, ज्यादा बदलाव करने की कोशिश न करें और ज्यादा फंड्स को भी ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आप 20,000 रुपए की SIP कर रहे हैं,
तो आपने पूछा करोड़पति कैसे बन सकते हैं, तो 15 वर्ष तक आपको पेशेंस रखना होगा। अगर हम 12% का CAGR लेके चले तो 1 करोड़ रुपया बन जाता है। वहीं पर 10% का स्टेप अप करेंगे तो 1 करोड़ 65 लाख बन जाता है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है स्मिता जी इनके पोर्टफोलियो में। सारे ही मार्केट कैप और सारे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं, AMCs भी बहुत अच्छी हैं, तो इसमें बिल्कुल निवेशित रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी तरीके की अजीब बदलाव की कोई जरूरत आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। अब रुकेंगे आप एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और पोर्टफोलियोज जिन पर हम लेंगे सलाह हमारे गेस्ट से। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मनी गुरु में हम कुछ ऐसे सवाल भी कर रहे हैं शामिल जो हमें मेल के जरिए या फिर SMS के जरिए आते हैं। तो मेल के जरिए हमें एक सुबोध जी का सवाल आया है, उनका सवाल भी शो में शामिल करते हैं। हेमंत सर, मैं चाहूंगी आप इनके पोर्टफोलियो का रिव्यू करें, मैं पोर्टफोलियो पढ़ के आपको सुनाती हूँ। तो मौजूदा ये 12,000 की फिलहाल SIP कर रहे हैं और 7 साल तक इनके निवेश का टारगेट है। 50 लाख का कॉर्पस का टारगेट इनका है। इनके जो फंड्स हैं वो भी बता दूं आपको, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड इनके पास है, कोटक का मिड कैप फंड इनके पास है, इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड इनके पास है, JM फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास है, ICICI प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड इन्के पास है, पराग पारी का LSS टैक्स सेवर फंड इनके पास है, टाटा डिजिटल है, ICICI प्रू रूरल अपॉर्चुनिटी फंड भी है। सब में ये 2-2 हजार की इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं। साथ में पत्नी का भी पोर्टफोलियो उन्होंने दिया है। क्या सलाह रहेगी सर इन्हें, ये अपने फंड्स पर आपसे सलाह चाहते हैं? देखिए इसमें तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें इनके पोर्टफोलियो में। एक तो उन्होंने कहा कि 7 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छी बात यह कि सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो, स्पेशली अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखें तो इसमें मिड कैप फंड भी हैं, इसमें स्मॉल कैप फंड भी हैं, इसमें सेक्टर फंड भी हैं, इसमें थीमेटिक फंड भी हैं। तो आइडियली ये जो तरह के जो फंड हैं, स्पेशली सेक्टर और थीमेटिक की अगर मैं बात करूं तो वो इस टाइम होराइजन के लिए सूटेबल नहीं है, और स्पेशली उनकी एज को देखते हुए, उनका टाइम होराइजन को देखते हुए। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि वो SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोसेस कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। बट आई थिंक कुछ बदलाव करने की जरूरत है उनको डेफिनेटली। एक तो जैसे मैंने कहा कि इनका जो कंपोजिशन है पोर्टफोलियो का, उसके ऊपर बदलाव करें। मैं हमेशा कहता हूं कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास एग्रेसिव है, उसके अंदर आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जो वेल डाइवर्सिफाइड हो, जिसमें फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो समय समय पर जिस तरह का मूव मार्केट में देखें, उस तरीके से आपके जो एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट में, लार्ज मिड और स्मॉल, उसको चेंज कर सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये, चाहे आप उनका पोर्टफोलियो देखें या उनकी सुबोध जी की वाइफ का पोर्टफोलियो देखें, दोनों के अंदर फंड बहुत ज्यादा है। उनके उनके पोर्टफोलियो में 8 फंड है, वाइफ के पोर्टफोलियो में 6 फंड है। एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, नंबर ऑफ फंड ज्यादा है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, इसको कंसोलिडेशन करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि जैसे सुबोध जी के केस में अगर देखें तो 4 फंड उनके लिए ठीक होंगे। 3 फंड उनके एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो में है वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, कोटक मिड कैप और ICICI फोकस। ये 3 में बने रह सकते हैं, और मुझे लगता है कि एक मल्टी कैप फंड उनके पोर्टफोलियो में हो जाएगा तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। इनकी वाइफ का अगर हम पोर्टफोलियो देखें तो उसमें एक ELSS फंड है। मैं चाहूंगा कि वो उसके ऊपर ध्यान दें, देखें कि वाकई में क्या उनको ELSS की जरूरत है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, अननेसेसरी अपना पैसा आप लॉक इन
करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, और वैसे भी आपके पास बहुत लंबा समय नहीं है। उनके पोर्टफोलियो में मुझे लगता है ओवरऑल, कंप्लीट ओवरऑल की जरूरत है। कैटेगरीज हम वही रखेंगे, बट उसमें फंड हो सकते हैं कोटक मल्टी कैप, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, हीलियोस का फ्लेक्सी कैप और एचएसबीसी का मिड कैप। तो ये कुछ 4 फंड रखिए। तो हमने कोशिश की कि फंड कम हो ताकि उसको अच्छे से मॉनिटर किया जा सके, परफॉर्मेंस अच्छी हो, और जो सेगमेंट वाइज जो एक्सपोजर है वो अच्छा हो इनके प्रोफाइल और इनके टाइम होराइजन को देखते हुए। तो कुछ बदलाव डेफिनेटली करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, बहुत लंबा समय नहीं है, अगर ये करना चाहें तो जितना जल्दी करेंगे उतना उनका फायदा होगा। बिल्कुल। चलिए, तो कुछ बदलाव और उसके बाद आपको काफी अच्छा रिटर्न जो है वो अपने पोर्टफोलियो से देखने को मिलेगा। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रभु पांडे जी। प्रभु जी, आपका सवाल तो हमारे पास आया हुआ है, जहां पर आपने बताया कि 18,500 की आप एसआईपी कर रहे हैं और लगभग 4,07,000 के आसपास आपने कॉर्पोरेट अपना एक कॉर्पस बना भी लिया है। आपके फंड्स भी हमारे पास है। और कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हैं? मैम, मैं इसमें पूछना चाहता हूँ कि इसमें मेरे को कुछ चेंजेस करना जरूरी है या जो है वो ठीक है? ओके। पराशर जी, क्या करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल प्रभु जी, सबसे पहले तो आपका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, तो अच्छी बात है। आप 18,500 की एसआईपी कर रहे हैं, तो आपने पूछा कि एक कितना अमाउंट बन जाता है, तो मेरे हिसाब से आप 1,70,00,000 रुपए तक बन जाता है अगर हम 12% का सीजीआर लेके चले। और वहीं पर आपके पास 1 लाख रुपए का लमसम आज भी है, क्योंकि आपने निवेशित किया हुआ ऑलरेडी। तो ये 5 लाख भी अगर हम 20 वर्ष तक रखते हैं तो ये भी करीब करीब 50 लाख रुपए बन जाते हैं। 12% का सीजीआर लेके चले तो 2,20,00,000 के करीब आपका कॉर्पस बन जाता है 20 साल बाद। तो अगर आप चाहें तो इसमें जरूर अपना स्टेप अप करें, ताकि जो आपने लक्ष्य रखा है 4 करोड़ का, तो वो आपको करीब करीब 12% का स्टेप अप करना पड़ेगा हर वर्ष, ताकि आप ये 4 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच जाएं। तो 2,20,00,000 तक तो आप पहुंच सकते हैं, 4 करोड़ तक पहुंचना है तो 12% का आपको स्टेप अप करना पड़ेगा हर वर्ष। अब बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो में आपके पास 2 ईएलएसएस फंड है। तो आपको पहले तो ये देखना है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं या न्यू टैक्स रिजीम में हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में है तो शायद आपको ईएलएसएस फंड्स की आवश्यकता ना हो। और उसमें भी आपने 2 फंड ले रखे हैं, जहां 2,000 और 1,000 के एसआईपी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 2 फंड्स की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो एक फंड काफी है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो टाटा ईएलएसएस फंड में आप कंटिन्यू करें, दूसरे फंड की जरूरत नहीं है। तो अगर न्यू टैक्स रिजीम में है तो ये 3,000 रुपए जो है आप प्रेफरेबली एक स्मॉल कैप फंड में शुरुआत करें, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड मिसिंग है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बंधन का स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं अगर ईएलएसएस की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर आपके पास पोर्टफोलियो में 2 इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग एवरग्रीन फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप भी है, पराग पारिक का भी है। तो यहाँ पे आप 4,000 और 2,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा ओवरलैप यहाँ पे है। तो एक फ्लेक्सी कैप पर्याप्त है आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक किसी एक में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि 4,000 रुपये एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप उसको कंटिन्यू करें। और ये 2,000 का जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में है, इसको आप एक मल्टी कैप फंड में स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि कोटक मल्टी कैप फंड में आपको सुझाव दूंगा। तो ये सुझाव मैं आपको दूंगा कि 2 फंड आप शुरुआत करें। और जो आपका एक थीमेटिक फंड है, जो आदित्य बिरला का स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड है, ये थोड़ा सा हाई रिस्की है और साइकिल्स पर डिपेंड करता है, तो इस पर थोड़ा नजर बना के रखें। मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि 4,500 की जगह आप 2,000 की एसआईपी यहाँ पे करें, और ये जो बाकी का 2,000 बचता है, 2,500 बचता है, ये फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप फंड जो मैंने आपको सजेस्ट किया उसमें ही ऐड ऑन कर दें। तो काफी डाइवर्सिफाइड और रिस्क भी आपके पोर्टफोलियो में कम हो जाएगा अगर ये बदलाव आप करते हैं। चलिए, हमारे पास एक और सवाल जो एसएमएस के जरिए है, मैं चाहूंगी आप उस पोर्टफोलियो का रिव्यू करें। हेमंत सर, मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। ये 25,000 की एसआईपी करते हैं अभिषेक जी, जिन्होंने हमें अपना सवाल भेजा है। हर साल 10%, माफ कीजिएगा, शुरुआत करने की बात कर रहे हैं कि एसआईपी मुझे शुरू करनी है तो मैं 25,000 से शुरू करना चाहता हूं, ये उनका टारगेट है। 10% इसमें स्टेप अप भी करेंगे, ये भी ये पहले से कमिटेड है। उसके अलावा इन्होंने अपने जो एलोकेशन होते हैं उसके लिए फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इन सबको चुन के रखा है और 5-5 हजार का एलोकेशन करने की बात भी इन्होंने कही है। लगभग रिटायरमेंट के लिए 10 से 12 साल में इनको 2 करोड़ चाहिए और बच्चे की पढ़ाई के लिए 17 साल में इनको 1.5 करोड़ चाहिए। इनको क्या करना चाहिए सर? जी स्मिता, अगर इनके जो इन्होंने कहा है कि वो पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, 2 चीजें इन्होंने कही है। थोड़ा इन्होंने कहा कि वो लेट हो गए हैं, और अच्छी बात यह है कि लेट हो गए हैं, लेकिन उनके पास अभी भी लंबा समय है इक्विटी से अच्छा खासा कॉर्पस बनाने के लिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, बट उन्होंने जो शॉर्टलिस्ट की कैटेगरी वो है फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मल्टी एसेट। तो वो एग्रेशन इस जो
पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं उसमें वो दिख नहीं रहा। मेरे हिसाब से इतना लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली एक्सपोजर मिड और स्मॉल में होना ही चाहिए। तो एक तो वो उनको करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है जैसे इनका रिटायरमेंट का जो गोल है उसके अंदर एक मल्टी कैप फंड रखें, कोटक मल्टी कैप रखें, और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, और एक मिड कैप कैटेगरी में HSBC मिड कैप। ये 3 फंड में अपनी जो रिटायरमेंट का जो पैसा वो लगाए। और बच्चे के एजुकेशन जो उनका दूसरा गोल है वहां पे भी सिमिलर कैटेगरीज बट फंड दूसरे होंगे, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, हीलियोस मिड कैप और इन्वेस्को लार्ज एंड मिड। यहाँ पे 17 साल का समय है उनके पास। तो अगर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे करीब 2 करोड़ का कॉर्पस ये बना पाएंगे। और इनकी रिटायरमेंट के लिए इनके पास SIP के अलावा वो NPS और कुछ दूसरी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उन सबको अगर मैं टोटल करता हूं तो करीब 5.5 करोड़ का कॉर्पस आराम से उनको बनेगा, प्रोवाइडेड ये एक डिसिप्लिन को अपने कंटिन्यू करें जो इनका जो टारगेटेड अमाउंट है उससे कहीं ज्यादा है। तो इंपॉर्टेंट है, हम जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इक्विटी एग्रेसिव है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनाना है, बट अगर पूरा पैसा आप अगर लार्ज कैप या लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ पोटेंशियल है स्मॉल और मिड कैप में, जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत अच्छी क्वालिटी के वहां पे कंपनीज भी हैं और अच्छी ग्रोथ है, उससे आप फिर मिस कर जाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस रखें। और जैसा मैंने पहले भी कहा, वो कैटेगरीज को ले जहां पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो आगे के ट्रेंड को देके आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सके। तो ये कुछ चेंजेस हैं जिनको आप अपनाइए और फिर जैसा आप चाहते हैं उस तरीके का रिटर्न आपको मिलेगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। पराशर जी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।